हमें गौर करते रहना चाहिए। साथियों, आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समस्याएं का समाधान भी तेजी से निकलता है। समस्या समझ करके यार मैं कहां पढ़ूं इसमें, तो समाधान कभी नहीं निकलता है। साथियों, इन 2 सालों में देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। इस दौरान एक्सेस, क्वालिटी और फ्यूचर रेडीनेस जैसे जरूरी विषयों पर हुई वर्कशॉप ने भी बहुत बड़ी मदद की है। देश विदेश के एकेडमिशियंस, इनसे जो चर्चाएं हुई, मेरा भी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जो संवाद हुआ, उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया था, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी की थी। लगातार कोशिश हो रही है कि इन चीजों को हम 100% साकार कैसे कर पाए। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आज सभी के प्रयासों का परिणाम है कि देश और खासकर देश का युवा इस बड़े बदलाव में भागीदार बन रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए आईआईटी और नए आईआईएम की स्थापना हो रही है। 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए यूनिवर्सिटीज में समान स्टैंडर्ड के लिए इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी लागू किया गया है। ऐसे ही कई और भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। देश के इन प्रयासों का परिणाम है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव केवल शुरुआत है, अभी हमें इस दिशा में लंबी दूरी तय करना है। साथियों, मुझे ये भी संतोष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 180 उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विशेष कार्यालय की स्थापना भी की गई है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्श करें, बल्कि भारत के बाहर की व्यवस्थाओं से भी परिचित होने का प्रयास करें। ये नई व्यवस्थाएं भारत की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से भी जोड़ने में मदद करेगी। साथियों, इन 3 दिनों में आप लोग अलग अलग सेशन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी इस चर्चा से देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नए रास्ते खुले, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसमें एक बड़ा योगदान वहां की यूनिवर्सिटीज का भी है। यूनिवर्सिटीज लगातार सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों पर रिसर्च करती है, सरकार को सुझाव देती है। यही कल्चर, यही कार्य पद्धति हमें अपने यहां भी विकसित करने की जरूरत है।
इससे यंग जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है और वो उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोवेटिव सोच और नए आइडिया से नई व्यवस्थाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इससे फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश आइडियाज आते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब चर्चा करें, कोई रोड मैप तैयार करें। यूनिवर्सिटी कैसे सरकार के साथ अलग अलग क्षेत्रों में पार्टनरशिप कर सकती है, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज आपको ही तय करनी है। आप जिस क्षेत्र में हैं उसे लेकर सर्वे और स्टडी करें, सरकार को सुझाव दें। आपकी यूनिवर्सिटी का जो 50-100 किलोमीटर का जो दायरा होगा, वहां की जन सामान्य की समस्याएं क्या है, उसके उपाय क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के लिए क्या किया जा सकता है, वहां के सामान्य व्यक्तियों की वृत्ति प्रवृत्ति क्या है। आपके स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, स्थानीय रूप से बढ़िया रिपोर्ट बनेगा। सरकार की कोई योजना चलती है तो उसकी अच्छाइयां क्या है, कमियां क्या है, सुधार की संभावनाएं क्या है, बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है। ये सारी बातें सरकार के अंदर गंभीरता से कर लिया जाए, बहुत बड़ा परिणाम आता है। मुझे याद है, मैं गुजरात में था तो एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पे काफी रिसर्च करके कुछ किताबें तैयार की थी। उस दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट की। मैंने जरा बड़ी बारीकी से उसको देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने डिपार्टमेंट को काम दिया। मैंने कहा, भाई ये जो स्टूडेंट्स ने काम किया है, आप जरा देखिए सरकार जहां जा रही है और ये बच्चे जो कह रहे हैं उसमें कितना अंतर है, और आप हैरान हो जाएंगे। उसमें से बहुत सी चीजें मुझे रूरल डेवलपमेंट के मेरे काम में इतनी मदद आई। विद्यार्थियों ने, टीचर्स ने किया हुआ काम था, जो सरकार में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके निर्णय करना मुश्किल होता है जी। जो फील्ड में हमारी ये पीढ़ी जाती है वो बहुत ही अच्छा उसका अर्क निकाल करके ले आती है, और कुछ चीजों का कल्पना भार का लाभ हुआ हो ये भी ध्यान में आता है जी। और मुझे विश्वास है हमें उससे, अब जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लैब में जो करती है कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाए, इंटरनेशनल मैगजीन में उसका आर्टिकल भी छप जाए, उसको डिग्री भी मिल जाए, लेकिन वो तो मामला लैब में ही रह जाएगा। हमारे पास लैब टू लैंड का भी तो रोड मैप होना चाहिए ना। जो लैब में है वो लैंड पर भी तो उतरना चाहिए ना। और जैसे लैब टू लैंड होना चाहिए, वैसे ही लैंड पर यूनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोगों का अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है, और जो लैंड का अनुभव है उसको लैब में भी लाना चाहिए। और लैब में वो कैसे आए, रिसर्च को कैसे एनरिच करे, परंपरागत अनुभव को कैसा करे, ये सोच करके हम कदम उठा नहीं सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद में हमारा ज्ञान, उसको कोई चुनौती तो आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के कई देश हैं जो आज ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमसे आगे निकल रहे हैं जी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में परिणाम और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है। हम ये कहें कि भाई मैं ये जड़ी बूटी लेते हुए फायदा होता है, परिणाम मिलता है, लेकिन हम मान के चले और सभी यूनिवर्सिटी के तरफ मेरा कुछ न यहां से सुन करके जाए तो चलेगा, 2 शब्द मेरे सुन करके चल जाइएगा और उस पर मंथन कीजिएगा। हमें परिणाम तो मिल जाते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं, और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमाण होने चाहिए। हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, हमारे पास उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां से कैसे बदला हुआ है। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते जी, दुनिया के सामने उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, और इसलिए परिणाम होने के बावजूद भी प्रमाण की आवश्यकता आज के विश्व को बहुत जरूरी है। और इसलिए अब हमारी यूनिवर्सिटीज को जो परिणाम से हम परिचित हैं लेकिन जिसमें प्रमाण का अभाव है, उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए मैकेनिज्म बनाना, व्यवस्थाएं विकसित करना है, परंपराएं विकसित करना, ये आप सब साथियों की मदद के बिना होना नहीं है।
एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च का ये काम भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह कर सकती है। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं, लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है कि आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? बहुत बार हमको कहते हैं, दोहराते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं पर हम क्यों न काम करें? उस सामर्थ्य का उपयोग हम आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए देश को कैसे दे सके? ऐसे ही हम देखते हैं, अब दुनिया के देशों की स्थिति देखिए। समृद्ध से समृद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयु बहुत बढ़ रही है, एजिंग प्रॉब्लम है, और युवा पीढ़ी न के बराबर हो रही है। बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है, उनको जो दुनिया चलानी है उसको चला नहीं पाते हैं। अब ये चक्र ऐसा है, हर एक को आना ही आना है। आज हमारा देश युवा है, कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होंगे, वृद्ध ज्यादा होंगे। वो दिन आने वाले हैं। क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितियां बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे हैं? यूथ का अभाव में वो समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चीजें बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही है? ये सारे सोचने का काम मेरी यूनिवर्सिटीज का सहज स्वभाव होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता हूं रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है, और इसके कारण जिन बच्चों को ये प्रोजेक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है, उनको भी नई चीजें समझने का अवसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्लाइमेट के फील्ड में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असीमित संभावना है हमारे पास। अब हमने देश में एक योजना बनाई है CDRI की। क्लाइमेट की स्थिति में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके, रेजिलिएंट होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिसर्च किए बिना हम कैसे करेंगे जी? पहले के जमाने में जो चीजें बनाते थे तब न इतनी बाढ़ आती थी, न इतनी वर्षा होती थी, कुदरत हमारे साथ चलती थी, हम कुदरत के साथ चलते थे। अब वो हमसे उल्टा चल रही है, हम उससे उल्टा चल रहे हैं। और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे, उसको सीखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज सारी दुनिया सोलर पावर की तरफ बढ़ रही है। भारत भाग्यवान है कि उसके पास तपता हुआ सूरज है। उस तपते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उपयोग करें? उसके सामर्थ्य को हम हमारे जीवन व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाएं? सोलर पावर को हमारे यहां इतना महत्व दिया गया है, सरकार की नीतियों में दिया गया है, लेकिन हम रिसर्च के द्वारा, नए नए अनुसंधान के द्वारा आज नए युग के हिसाब से नए वैज्ञानिक संसाधनों के साथ इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरूरत लगती है। उसी तरह साथियों, स्वच्छ भारत अभियान हर व्यक्ति के दिल में ये बात अब घर कर गई। हाँ भाई, स्वच्छ भारत के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात वहां से बनती नहीं है जब तक हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ की योजनाएं नहीं बनाते हैं। ये जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका सर्कुलर इकोनॉमी क्या हो सकती है, उसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करके दे सकती है जी। हमारे नए नए लोग होते हैं, प्रयोग करके दे सकते हैं। हम वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाएं, हम सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें, और खासकर लोकल लेवल पर सर्कुलर इकोनॉमी कैसे, कितने क्षेत्र आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। आज देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नए आत्मविश्वास के साथ नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियां बन रही हैं इसलिए बाकी यूनिवर्सिटी के नौजवानों को स्पोर्ट्स से कोई लेना देना। जी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी के मैदान शाम को भरे रहने चाहिए, बच्चों को घर भेजने के लिए मेहनत करनी पड़े, ये वातावरण हर यूनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए।
हमारी यूनिवर्सिटी ये लक्ष्य बना सकती है, एक एक यूनिवर्सिटी तय कर सकती है कि आने वाले वर्षों में मेरी यूनिवर्सिटी कितने गोल्ड मेडल ले आएगी, मेरे स्कूल के कितने विद्यार्थी, मेरी कॉलेज के कितने विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। ये किस यूनिवर्सिटी के टारगेट क्यों नहीं होने चाहिए दोस्तों? दुनिया के कितने देश में मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, मैं उनको कैसे तैयार करूं? उनको एक्सपोजर मिलेगा, वे भी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाएगा। साथियों, मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं, अनगिनत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके हाथ में अवसर दिया है जो पिछले वर्षों में हमारे पास नहीं था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया है, ये हमारा काम है उसको आगे बढ़ाए। साथियों, हम सबको याद रखना होगा कि देश के भविष्य निर्माण का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेतृत्व आप सब साथियों के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम में आपके मंथन से निकला अमृत, आपके सुझाव देश को एक नई दिशा देंगे। जिन नौजवानों के साथ आपका समय बीतता है, उनको वर्तमान के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए तैयार करना है। अगर आने वाले कल के लिए तैयार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए तैयार होना है। अगर आप आने वाले साल के लिए तैयार होते हैं तो आपकी इंस्टीट्यूट को आने वाले 100 साल के लिए तैयार करना है, तब जाकर के इस काम को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी भाव को साथ आप लोग काशी की इस पवित्र धरती पे हैं, मां गंगा के तट पर विराजमान हैं। सांस्कृतिक पूरी परंपरा हमें नई चेतना और प्रेरणा देने वाली परंपरा है। उस परंपरा में से कुछ न कुछ अमृत बिंदु आपके भी नसीब आएंगे, जो अमृत बिंदु लेके जाएंगे। वहां जब आप उसको रखोगे, वो यूनिवर्सिटी भी आने वाले अमृत काल में भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने के लिए काम आएगी। मैं फिर एक बार विभाग का इस कार्यक्रम की रचना के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सब उत्साह और उमंग के साथ इससे शरीक हुए हैं। मुझे विश्वास है 3 दिन में आप थक नहीं जाएंगे। मैं बैठे बैठे कार्यक्रम देख रहा था, मुझे लग रहा है पता नहीं आपका क्या होगा 3 दिन के बाद, लेकिन आप एकेडमिक वर्ल्ड के हैं तो जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज बड़ा तोहफा वाराणसी की जनता को देते हुए नजर आए। 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इस बात का जिक्र किया कि युवा पीढ़ी किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी अब देश के भविष्य के तौर पर संभाल रही है। काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। मुक्ति का मार्ग विद्या है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आए। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। बड़े तोहफे के साथ जिन जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, उससे सीधे तौर पर जनता की मूलभूत सुविधाओं में इजाफा होगा, इस बात के बारे में भी पीएम मोदी बताते हुए नजर आए। कुल 3 कार्यक्रम आज उनके थे और सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अब संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे और युवाओं